गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में राजनीति शास्त्र सिद्धांत के प्रथम यूनिट में राजनीति शास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र की चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र की परिभाषा को दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहला परंपरागत परिभाषा और दूसरा आधुनिक परिभाषा। दोनों में विभाजन का आधार समय है और विषय वस्तु भी। 1945 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्र की जो परंपरागत परिभाषा थी उसको अपर्याप्त समझा गया और आधुनिक परिभाषा देने का प्रयास किया गया। राजनीति शास्त्र के महत्व को बढ़ाने के लिए, उसके विषय वस्तु को व्यापक बनाने के लिए आधुनिक परिभाषा राजनीति शास्त्र की दी गई। चूंकि परंपरागत जो परिभाषाएं हैं वह राजनीति शास्त्र की परिभाषा बहुत संकुचित है, क्योंकि इसमें मनुष्य की जो राजनीतिक क्रियाकलाप है, केवल राजनीतिक क्रियाकलाप है, उन्हीं को ध्यान में रख के, उन्हीं को केंद्र में रख के राजनीति शास्त्र की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। हम लोग परंपरागत परिभाषा और आधुनिक परिभाषा को एक एक करके पढ़ेंगे। सारी परिभाषाओं को याद नहीं किया जाएगा, लेकिन किस परिभाषा को किसने दिया इसको जरूर जाना जाए। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न बनेंगे। पूरे पढ़ने के बाद में हम लोग प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। राज्य की जो परंपरागत परिभाषा दी गई है इसके तीन प्रकार हैं। पहला, जिन लोगों ने राज्य को केंद्र में रख के राजनीति शास्त्र की परिभाषा दी है उन विचारकों में ब्लंसली है, गार्नर है, गुडनो है, लॉर्ड एक्टन है, डॉक्टर जकारिया है। यहां मैंने राज्य को केंद्र में रख के 5 लोगों ने जो परिभाषा दिया उनका नाम लिखा है। 5 लोगों की परिभाषा हम लोगों को याद नहीं करना है, इन 5 लोगों को नाम जानना जरूरी है कि किन लोगों ने राज्य को केंद्र में रख के राजनीति शास्त्र की परिभाषा दिया है। ब्लंसली और गार्नर की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा और समझा दूंगा। सरकार को केंद्र में रख के जिन लोगों ने परिभाषा दिया है राजनीति शास्त्र की, उसमें सीले और लिकाक का नाम है। इन दोनों की परिभाषाओं को हम लोग को पढ़ना है। राज्य और सरकार दोनों को ध्यान में रख के जिन लोगों ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा देने का प्रयास किया है उनमें पॉल जेनेट, डिमॉक, गिलक्राइस्ट, लास्की और गैटल का नाम। इन 5 का नाम है, लेकिन हम लोग 3 लोगों की परिभाषा यहां पढ़ेंगे। 3 यहां, 2 यहां और 2 यहां। 3 2 5, 5 2 7, कुल 7 परिभाषाएं हम लोगों को पढ़ना है। बाकी लोगों को नाम हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि राज्य को केंद्र में रख के राजनीति शास्त्र की परिभाषा देने वाले में उपरोक्त विचारक कौन नहीं है, तो 3 इनका दे देगा, दोनों में से किसी एक का नाम दे देगा। तो हम लोग को पहचानना रहेगा कि कौन परिभाषा राज्य को केंद्र में रख के किन लोगों ने परिभाषा नहीं दिया, तो नाम को जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके राज्य को केंद्र में रख के जिन लोगों ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा दिया उसमें ब्लंसली और गार्नर की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा को हम लोग समझेंगे तो समझने के बाद हमको याद हो जाएगा। अभी हम ब्लंसली और गार्नर की परिभाषा की चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है इन लोगों की चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र में राज्य को सेंटर में रख के, राज्य को केंद्र में रख के गार्नर ने और ब्लंसली ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा को दिया है। हम गार्नर और ब्लंसली के दिए हुए परिभाषाओं को हूबहू याद करना मुश्किल काम है। याद हो भी जाएगा तो इसको लंबे समय तक याद हम नहीं रख पाएंगे, लेकिन इसको हम लोग समझ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में देखते ही हम उसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे कि परिभाषा जो है गार्नर या ब्लंसली की है। ठीक है, सब्जेक्टिव में चूंकि आपको लिखना रहेगा तो आप इसके मूल तत्वों को समझे रहेंगे तो अपने से परिभाषा आप बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है लिखते समय कि आप जो है किताबों में हूबहू परिभाषा को लिखें, बल्कि यदि परिभाषा को समझे हैं तो आप अपनी भाषा में उस परिभाषा को, उसके मूल तत्व को समझते हुए लिखिए, तो परिभाषा ज्यादा कारगर और सटीक मानी जाएगी। देखिए, गार्नर राजनीति शास्त्र की जो परंपरागत परिभाषा है उसमें गार्नर सबसे इंपॉर्टेंट है। यह परिभाषा बहुत बार पूछा है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह परिभाषा, यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट गार्नर का है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि परंपरागत
राजनीति शास्त्र की जो परंपरागत परिभाषा है उसमें राज्य को केंद्र में रख के जिन लोगों ने परिभाषा दिया उसमें सबसे सटीक गार्नर का है। कैसे? राजनीति शास्त्र का जैसे प्रारंभ हो और जहां अंत हो वह क्या है? राज्य। इसका मतलब राज्य के अलावा राजनीति शास्त्र में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह राज्य है। यह बात कौन कहता है? गार्नर कहता है। यदि किसी चीज का प्रारंभ और अंत केवल एक ही बिंदु से होता है, एक ही विषय से होता है, इसका मतलब वह विषय क्या है? उसी पर पूरी तरीके से केंद्रित है। तो गार्नर की यह परिभाषा कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, अर्थात राज्य महत्वपूर्ण है राजनीति शास्त्र विषय के लिए। यदि राजनीति शास्त्र में राज्य की चर्चा नहीं होती है, इसका मतलब राजनीति शास्त्र है ही नहीं। ठीक है। इसी तरीके से राजनीति शास्त्र की जो दूसरी परिभाषा है परंपरागत दृष्टि से, वह है ब्लंसली। ब्लंसली में देख लीजिए, ब्लंसली बल को महत्व दिया गया। ब्लंसली जैसे नाम बड़ा है, उसी तरीके से हम राजनीति शास्त्र में जैसे ही देखेंगे कि राजनीति शास्त्र में राज्य के कई सारे बातों की चर्चा की गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ब्लंसली की परिभाषा है। राज्य के बारे में 4 बातों की इसने बताया कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य के आधारभूत तत्व की चर्चा होती है, उसका स्वरूप कैसा है राज्य का, विविध रूपों में उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है राज्य की, और उसका विकास कैसे हुआ है। इन्हीं 4 बातों से राजनीति शास्त्र का संबंध है। जिस भी कोटेशन में, जिस भी स्टेटमेंट में हम राज्य की परिभाषा में इन 4 बातों को देखेंगे, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यह परिभाषा जो है राजनीति शास्त्र ब्लंसली ने दिया है। ब्लंसली एक ऐसा विचारक है जो राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते समय राज्य के 4 बातों को अपनी परिभाषा में रखा है। इन्हीं 4 बातों को आपको 1 बाय 1 याद करके रखना है कि राज्य का आधारभूत तत्व, उसका स्वरूप, विविध रूपों में व्यक्ति, उसका विकास कैसे हुआ। इन चारों तत्वों को मिलाकर आप इसकी परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। ब्लंसली ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा ऐसे दिया है कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो राज्य के आधारभूत तत्वों का, उसके स्वरूपों का, उसकी विविध रूपों में उसकी अभिव्यक्ति का और उसका विकास कैसे हुआ, इसी से संबंधित है। तो ब्लंसली की परिभाषा राज्य को केंद्र में रख कर दिया गया और राज्य के 4 बातों को इसमें बताया गया कि जब राज्य की 4 बातों की चर्चा होती है तो राजनीति शास्त्र। ठीक है। और इन दोनों के अलावा गुडनो, लावेक्टन और जकारिया का नाम उनको याद करके रखना है कि जो राज्य को केंद्र में रख के अन्य लोग जो परिभाषा दिए वो कौन कौन से हैं। आगे हम लोग सरकार को केंद्र में रख के जिन लोगों ने परिभाषा दिया उसकी चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा सरकार को ध्यान में रख कर दिया है उनमें सीले और लिकाक है। सीले मतलब सिला हुआ चीज, अर्थात किस चीज को सिलेंगे, कई चीजों को मिलाकर एक साथ सिया जाता है। ठीक इसी प्रकार राजनीति शास्त्र इसने परिभाषा देते समय अन्य विषयों को एक साथ मिलाया। सीले मतलब कई विषयों को एक साथ सिल दिया। जैसे ही कई विषयों को एक साथ मिलाकर राजनीति शास्त्र की परिभाषा दी गई हो, आप समझ जाइए वह परिभाषा सीले का, जैसा इसका नाम है उसी अर्थ में उसने परिभाषा देने का प्रयास किया। जैसे राजनीति शास्त्र वैसे ही सरकार का अध्ययन करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का और अंक गणित अंकों का अध्ययन करता है। सीले ने राजनीति शास्त्र को सरकार से वैसे ही संबंधित किया है जैसे अन्य विषय अपने पार्टिकुलर किसी चीजों से संबंधित है। यह परिभाषा किसका है? सीले का। यह भी बहुत बार पूछता है। दूसरा है लिकाक का। लिकाक ने सीधे साधे परिभाषा दिया कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? तो सरकार से। यदि आपका एक कोटेशन के रूप में आता है कि राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से है, यह परिभाषा किसने दिया? सीले दिया, लिकाक दिया, गुडनो दिया, जकारिया दिया, तो आसानी से आप क्या कर देंगे? बता सकते हैं कि यह परिभाषा वास्तव में लिकाक का परिभाषा है। अगले क्रम में हम लोग जो राज्य और सरकार दोनों को ध्यान में रख के परिभाषा दी है उसको पढ़ेंगे। जिन लोगों ने राज्य और सरकार को दोनों को ध्यान में रखकर राजनीति शास्त्र की परिभाषा देने का प्रयास किया है उसमें पॉल जेनेट, डिमॉक, गिलक्राइस्ट, लास्की जैसे विचारक थे और गैटल। लेकिन यहां हम
पॉल जेनेट, डिमाक और गिलक्राइस्ट की परिभाषा को समझेंगे और समझने के बाद हम उनको जो है फिर परिभाषित करेंगे। पॉल जेनेट जो है राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते समय कहा कि जो राजनीति शास्त्र है वो राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत इन दोनों का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट ने क्या कहा? राजनीति जो विज्ञान है वह राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत, जिन शब्दों को उनको ध्यान में देना है, इन्हीं का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट में राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत दो बातें। दिमाग में भी राज्य और सरकार को ध्यान में रख के परिभाषा इसने बताया कि जो राज्य है और जो सरकार है, तो सरकार राज्य का क्या है? साधन। इसने सरकार की जो चर्चा किया है अपने परिभाषा में, और राज्य के साधन के रूप में किया। अंतर यहां से हमको करना पॉल जेनेट से। पॉल जेनेट में राज्य और सरकार की बात किया है, लेकिन पॉल जेनेट ने राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत की बात किया। दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। दिमाग ने राज्य और सरकार को दोनों को एक साथ माना। राज्य है लेकिन इसके साधन के रूप में सरकार है। दोनों साथ साथ हैं, अलग अलग नहीं। डी अलग है और मॉक अलग है। इसका मतलब जब भी हम दिमाग की जो परिभाषा देंगे उसमें हम राज्य और सरकार को एक साथ रख के हम परिभाषा देंगे। सरकार क्या है? तो राज्य का साधन। और इसकी परिभाषा करना हो तो कैसे परिभाषा करेंगे कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और इसके साधन सरकार से। ठीक है। अब आइए क्राइस्ट मतलब कब कोई चिल्लाता है? जब उसके सामने कोई समस्या होती है। गिल क्राइस्ट ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा राज्य और सरकार को ध्यान में रखा है, लेकिन उस समस्याओं को ध्यान में रखकर परिभाषा दी है। हम इसके नामों से इसका अर्थ निकालेंगे, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। गिल क्राइस्ट, क्राई मतलब चिल्लाना। आप कब चिल्लाते हैं? जब आपके सामने कोई समस्या होती है। अर्थात जब भी राज्य और सरकार की किसी समस्या की बात की गई होगी तो हम तुरंत समझेंगे कि यह परिभाषा जो है गिल क्राइस्ट की ही होगी, क्योंकि क्राई मतलब चिल्लाना और चिल्लाना मतलब कब? समस्याओं से चिल्लाना। तो गिल क्राइस्ट को हम इस जैसे ही समस्या देखेंगे समझ जाएंगे गिल क्राइस्ट की परिभाषा दी गई। तो गिल क्राइस्ट की परिभाषा को हमको लिखना हो, समझाना हो तो कैसे समझाएंगे कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से। ठीक है। इस तरीके से हम लोग परंपरागत परिभाषाओं को देख लिए, विचारकों को नाम और किन किन विचारकों की परिभाषा थी उसको हम लोगों ने देखी। अब जो है राजनीति शास्त्र की आधुनिक परिभाषा जो दी गई है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत राजनीति शास्त्र की परिभाषा जो आधुनिक संदर्भ में देने का प्रयास किया गया है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि राजनीति शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखा जाए और राजनीति शास्त्र को एक व्यापक विषय बनाया जाए। राजनीति शास्त्र में ज्यादातर शक्ति के संदर्भ में आधुनिक परिभाषा देने का प्रयास किया गया। इसमें कैटलिन ने बताया कि राजनीति शास्त्र क्या है? शक्ति का विज्ञान। राजनीति शास्त्र कुछ है नहीं, वह केवल शक्ति का विज्ञान है। लास्वेन ने कहा कि राजनीति शास्त्र शक्ति का निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। शक्ति का कैसे निर्धारण होता है और उस शक्ति में कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं चीजों का अध्ययन करता है। इष्टर ने कहा यह मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन। राजनीति शास्त्र क्या करता है? मूल्यों का सत्तात्मक जो आवंटन होता है उसी का अध्ययन करता है। चूंकि राजनीति शास्त्र में इस बात पर बल दिया जाने लगा, उसके प्रयोगात्मक पक्ष पर बल दिया जाने लगा कि राजनीति शास्त्र जिन राजनीतिक कार्रवाइयों का अध्ययन करता है, वास्तव में राजनीतिक कार्रवाई का आधार क्या है, किन आधार पर राजनीतिक कार्रवाइयां चलती है, किस आधार पर राजनीतिक कार्यों का संचालन होता है, तो उसका मुख्य बिंदु है क्या? शक्ति। ठीक। इसके बाद हम लोग अभी इस क्षेत्र की चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा को परंपरागत और आधुनिक क्षेत्र में, आधुनिक दृष्टि में बांटकर उसकी परिभाषा दिया, ठीक उसी तरह राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को भी हम परंपरागत और आधुनिक में बांट कर देंगे। यहां हम लोग जो है परंपरागत
जो विचारक हैं उन लोगों ने राजनीति शास्त्र की क्या विषय वस्तु को रखा है, पहले उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद आधुनिक विचार को। देखिए पहले ये हम लोग समझ लें राजनीति शास्त्र का क्षेत्र का मतलब क्या है। राजनीति शास्त्र का क्षेत्र का मतलब यह है कि राजनीति शास्त्र जब एक विषय के रूप में है तो उसकी विषय वस्तु क्या क्या होगी, वही विषय वस्तु ही राजनीति शास्त्र का क्षेत्र है। यहां 4 लोगों को जो परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं उनमें 3 लोगों का और एक यूनेस्को का विचार पढ़ेंगे, जिन लोगों ने यह बताया कि राजनीति शास्त्र में वास्तव में उसका विषय वस्तु क्या होना चाहिए। सबसे पहले लोग गार्नर को लेते हैं। गार्नर एक ऐसा विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र के, चूंकि हम लोग गार्नर को राजनीति शास्त्र की परिभाषा में भी देखे हैं और इसकी परिभाषा ठीक उसी तरीके से उसके क्षेत्र को भी निर्धारित करता है। उसकी परिभाषा राज्य को ध्यान में रखकर दिया गया था, यहाँ भी केवल राज्य की ही चर्चा किया गया। इसने बताया कि जो राजनीति शास्त्र का क्षेत्र होगा उसमें राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति का, राजनीतिक संस्थाओं एवं स्वरूप उसके इतिहास का और राजनीतिक विकास के नियम का, इन 3 बातों का राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत अध्ययन होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और उसके इतिहास और राजनीतिक विकास के जो नियम है, यही जो राजनीति शास्त्र की विषय क्षेत्र होगी गार्नर के अनुसार। गैटल ने भी राजनीति शास्त्र विषय की 3 क्षेत्र बताया, जिसमें राज्य की उत्पत्ति तथा राजनीतिक संस्थाओं सिद्धांतों का विकास और वर्तमान में राजनीतिक संस्थाएं क्या है और भविष्य में राज्य का भावी स्वरूप क्या होगा। अर्थात गैटल ने राजनीति शास्त्र में राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जो तथ्य होंगे वही राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु होगी। हम इसके विषय क्षेत्र को, गैटल के विषय क्षेत्र को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि गैटल ने राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य की जो विषय वस्तु है वही राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु माना। बिलोवी एक ऐसा विचारक है जिसने कहा कि राजनीति शास्त्र का जो विषय है उसमें 3 विषयों का अध्ययन होना चाहिए, राज्य, सरकार और कानून। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह पूछेगा कि कौन से विचारक ने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को कानून, सरकार और राज्य के संदर्भ में माना है, तो गार्नर, गैटल, बिलोवी। किसने राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य को ही राज्य की विषय वस्तु माना है, तो आपको गैटल। किसने राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक संस्था, राज्य के राजनीतिक विकास के नियम की बात किया है, तो वह है गार्नर। इन विचारकों के बाद यूनेस्को ने 1948 में राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु को सुनिश्चित करने के लिए एक राजनीतिज्ञों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने का कार्य दिया गया। यूनेस्को को सम्मेलन 1948 में यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ उसमें कुल 7 विषयों को राजनीति शास्त्र का क्षेत्र माना गया। उसमें क्या है? पहला, मानव का जो राजनीतिक जीवन है यह राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु होगी। दूसरा, राज्य भी होगा। तीसरा, सरकार भी होगा। चौथा, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं यह भी राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु होगी। 5वां, राजनीतिक विचारों का इतिहास जो है वह भी जो है राजनीतिक विचारों का इतिहास और जो विचारधाराएं हैं वो भी राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु मानी जाएगी। 6वां, अंतर्राष्ट्रीय विधि भी होगी और 7वां, राजनीतिक दलें दबाव समूह। हम लोग राजनीति शास्त्र में जैसे जैसे अध्ययन करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें हम लोग राजनीति शास्त्र के विषय के अंतर्गत पढ़ना ही पढ़ना, जिसको यूनेस्को ने निर्धारित किया। अब ये प्रश्न पूछेगा कि यूनेस्को ने राजनीति शास्त्र के विषय को किस वर्ष निर्धारित किया है। निम्न सब का नाम रहेगा, उसमें आपको चयन करना रहेगा कि कौन से यूनेस्को ने निर्धारित किया है, यह भी रहेगा और यह भी आपको छांटना है। ठीक है। अब जो है परंपरागत जो विचार रहा है आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र को लेकर उस वह समाप्त हुआ। अब जो है आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है जो राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को निश्चित करते हैं, उसको विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है। परंपरागत